हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट। सो मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो एक एमओए बनाना बहुत जरूरी है। तो एमओए में बेसिकली उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कस्टमर आस्क फॉर टेक्निकल प्रपोजल, मतलब हम टेक्निकली कस्टमर को कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला है वो वहाँ पे टेक्निकली लिखना चाहिए। फिर टेक्निकल प्रपोजल्स आर एक्सप्लेन्ड एंड डिस्कस्ड, देन टेक्निकल सॉल्यूशंस आर रिटन इन द एमओए, मतलब जिस सॉल्यूशन पे दोनों पार्टीज एग्री होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और फिर टेंडर्स आर देन रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सप्लायर्स बेस्ड ऑन द इनवॉइस, मतलब हम सप्लायर से टेंडर लेते हैं और फिर वो टेंडर्स को हम प्राइस के बेसिस पे जज करते हैं कि उस कौन सा टेंडर सबसे बेस्ट है, उसके लिए हमारा हो जाता है लोएस्ट बिड। ये हम यूज करते हैं टेक्निक। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये सब प्रोसेस होता है। पहले एक एमओए बनता है, मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट। उसके लिए एक बेसिकली सबसे प्रपोजल्स मंगाए जाते हैं और फिर जो भी प्रपोजल, जो भी जिस कंपनी का प्रपोजल सबसे कम होगा, सारे प्रपोजल एक साथ पढ़े जाते हैं और उसमें से जो सबसे कम प्राइस का होगा उसको हमको लेना है और फिर फी पे करके वो प्रपोजल कस्टमर के साथ हमको वो प्रपोजल बनाना है। तो ये हो गया हमारा एमओए। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। अब इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स कैसे होगा, तो इसके लिए हमारे पास है डिफरेंट स्टेप्स लाइक स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल डॉक्यूमेंट, मतलब हम सारे प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स को लेंगे और फिर हम सप्लायर्स को इंटरव्यू भी कर सकते हैं। जैसे हमने तीन चार सप्लायर्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें पता नहीं है तीन चार सप्लायर्स का प्रोडक्ट प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बुला के, कोई भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे बुला के हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगर डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो हम देख सकते हैं कि किसी साइट में वो प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर वो सप्लायर के पास उस प्रोडक्ट का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो देख लीजिए, या फिर आप खुद साइट में जाके विजिट कर लीजिए, या फिर आप जाकर उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख लीजिए कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम्स पे चलता है कि नहीं। और फिर इस तरह से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये सही है और ये प्रोडक्ट हम अब परचेस कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी ए लीगल एक्सपर्ट, मतलब एक कंपनीज में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजर को लीगल जो टर्म्स होते हैं उसका पता नहीं होता, तो उसे नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। इसलिए हर एक कंपनी में एक लीगल एक्सपर्ट टीम होती है, जैसे कि एक सीए होता है, वो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करेगा और फिर चेक करेगा और कंपनी के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम होता है वो कोई भी कंपनी में एक सीए होता है वो करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन से चेकलिस्ट होना चाहिए। पहला आ गया डेफिनेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डेफिनेशन लिखते हैं। फिर हमें लिखना है फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, फिर गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी सप्लाइड, देन ओनरशिप ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब वो सॉफ्टवेयर यूजर के पास रहेगा या फिर वो सॉफ्टवेयर का जो राइट्स है वो सप्लायर के पास रहेगा। फिर आ गया इन्वायरमेंट, मतलब कौन से इन्वायरमेंट में वो चलेगा। फिर कस्टमर कमिटमेंट्स, मतलब उसको सॉफ्टवेयर के लिए कौन से कस्टमर के कमिटमेंट्स चाहिए, कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए या फिर कुछ ट्रेनिंग चाहिए, दैट कैन बी रिटन स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करने। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स वो हमें देखना है। टाइम टेबल ऑफ एक्टिविटीज चेक करना है कि किस टाइम पे कौन सा एक्टिविटी किया जाएगा। फिर आता है पेमेंट एग्रीमेंट्स, मतलब पेमेंट कैसे होगी, पार्शियली फुल्ली, दैट विल बी डिस्कस्ड। एंड देन मिसलेनियस एंड लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब जो अदर रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिस्कस्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट चेकलिस्ट का डेफिनेशन का डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें ना जो भी टर्मिनोलॉजी से उसको क्लियरली डिफाइन करना है, जैसे क्लाइंट क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, एग्रीमेंट का मीनिंग है, तो हर एक वर्ड को अच्छे से हमें डिफाइन करना है इन द डेफिनेशन। फिर फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स और लीज और लाइसेंस, ये हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो सेल्स का है, मतलब प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं या फिर लीज पे ले रहे हैं या फिर सिर्फ उसका लाइसेंस परचेस कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। देन ये जो है इसको हम एक अलाउ कैसे करें, अगर कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा तो उसके लिए हम लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। तो एक बार हमें लाइसेंस ले लिया तो क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बट कितने बार यूज कर सकते हैं या फिर कितने मशीन में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सब चीजें स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट में। गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सप्लाइड, तो लेंथी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब क्या सप्लाई करने वाले बेसिकली और किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं।
और बेसिकली उसमें हमारा कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। फिर आ जाता है इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टू बी सप्लाइड। तो इसमें एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पीस ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी सप्लाइड डिलीवर्ड। तो ये पूरी चीजें, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी सप्लाइड, ये सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है कि अगर हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो वो ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन या फिर इंस्टॉलेशन वो करके देना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट को समझ सके। कन्वर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स, मतलब हमें देखना है कि कुछ फाइल्स को अगर कन्वर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो वो सब हमें करना चाहिए। फिर मेंटेनेंस एग्रीमेंट क्या है कि हाउ फ्रीक्वेंटली इफ एनी प्रॉब्लम कम्स तो हाउ इट विल बी मैनेज्ड। एंड फाइनली द transitional insurance agreement. So all this needs to be specified. इसके अलावा ओनरशिप ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कैन क्लाइंट सेल द सॉफ्टवेयर टू अदर और द सप्लायर कैन सेल द सॉफ्टवेयर टू अदर, ये एक स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अगर एक क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो वो सेम सॉफ्टवेयर, जैसे अगर सपोज ईआरपी या पेरोल सिस्टम परचेज किया है तो वो पेरोल सिस्टम वो दूसरे कस्टमर्स को सेंड कर सकता है कि नहीं, दैट इज the ownership is with the client और it is with the supplier, मतलब सप्लायर वो सेम प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर्स को सप्लाई कर सकता है या फिर एक्सक्लूसिव यूज के लिए दिया है कस्टमर्स को। देन सप्लायर रिटेन द कॉपीराइट, कॉपीराइट सप्लायर के पास है या फिर कस्टमर के पास है, वो भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। देन सप्लायर रिटेन्स द सोर्स कोड और डज गेट द EXE फाइल्स, तो ये भी स्पेसिफाई करना कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है कि सोर्स कोड पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड एवरीथिंग इज गिवन टू क्लाइंट और ओनली द सोर्स कोड इज विद द सप्लायर, द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज गिवन टू द क्लाइंट। सो ये सारी चीजें इसमें होती है। फिर आता है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में आ जाएगा कि कौन से इक्विपमेंट्स हमें इंस्टॉल करना है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइट प्रिपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंटरनेट सप्लाई, सर्वर, राउटर, ये सब का कॉन्फ़िगरेशन करके हमें जो एक इन्वायरमेंट बनाना है उसका सारा स्पेसिफिकेशन इन्वायरमेंट में होना चाहिए। कस्टमर कमिटमेंट, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा प्रोवाइडिंग एक्सेस, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन, ये सारी कमिटमेंट वाली चीजें जो हमें प्रोवाइड करनी है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे, किस तरह हम यूजर्स को एक्सेस देंगे, फुल एक्सेस, पार्शियल एक्सेस, वो भी समझाना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। फिर व्हाट स्टैंडर्ड्स टू बी मेट, मतलब हम कौन से स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, ISO और एनी अदर स्टैंडर्ड। देन प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड मैनेजमेंट आ जाएगा जिसमें व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड द डिफरेंट एक्टिविटीज, टाइम टेबल ऑफ एक्टिविटीज, मतलब हाउ द on which month the which part of project will be supplied, module wise activities and target dates can be specified। payment agreement, मतलब full partial payment, how the payment will be done, 50-50 or 25 25 25 25 and miscellaneous legal requirements। So this is how the contract document is prepared। So basically contract management means ये जो contract making का जो process है उसे manage करना हो गया contract management। So some terms of contract management will relate to management of contract। जैसे हमें progress reporting करना बहुत जरूरी है कि how the progress of project is taking place। Then decision points, मतलब could be linked to release of payments to the contractor, मतलब जो decision points है कब किसको कौन सा पेमेंट हमें रिलीज करना है, दैट इज माय डिसीजन पॉइंट। देन वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अगर चेंजेस चाहिए बिकॉज ऑफ चेंज इन द रिक्वायरमेंट दैट कैन बी स्पेसिफाइड। एंड देन we go to acceptance criteria, that on what basis the project will be accepted। तो इसमें हमारा acceptance criteria में waiting time, response time, ये सब चीजें हम देख के functionality, then reliability, ये सब देख के हम acceptance या rejection of project can be decided। Now contract should include agreement about how customers or supplier relationship is to be managed। So decision points could be linked to payment, what product will be, how much product part of project will be supplied and how the payment will be released। So that can be the decision point। So product can be linked to payment, quality reviews, we can check whatever standards were discussed, are they met or not, and if any changes to requirement is there, then whether it is met by the supplier or not। So how will you evaluate the
following. So for that we have to see the usability of an existing package. अब जो existing package है उसकी क्या usability है, उसे हम कैसे use कर रहे हैं, that we have to check. Usability of the application yet to be built is very difficult. मतलब जो application बनानी है उसकी usability find out करना is difficult. फिर उसके बाद maintenance और cost of hardware that we have to take care of. Time taken to respond to request for software support, that also needs to be checked, that if there is a support required from the supplier, then how fast they are sending the support, and if they are providing proper training to the employees or not for using the software. So that we have to check this. So with this we have come to end of our chapter. Thank you.